हेलो एवरीवन। और ये हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं यूनिट 1 के, जो कि लैटिस है। तो लैटिस बेसिकली देखिए, सारे कंप्यूटेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन अब यहाँ किया जा रहा है। जैसे अभी लास्ट वीडियो में आप एल और जी कैलकुलेट कर रहे थे, तो कोई भी सबसेट दे दिया गया हो, 2 एलिमेंट सबसेट, 3 एलिमेंट सबसेट, सिंगल एलिमेंट सबसेट, सारे सबसेट के लिए आप एल कंप्यूट करते थे। वहाँ पे ये भी एक बात थी कि एल जब आप कंप्यूट करते थे या लोअर बाउंड अपर बाउंड कंप्यूट करते थे, तो अगर आंसर आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता था, कोई समस्या नहीं रहती थी। अब यहाँ वहाँ से यहाँ क्या अंतर है? सिर्फ यही अंतर है कि आप केवल 2 एलिमेंट सबसेट की बात करेंगे। पहली चीज़ किसकी बात करेंगे? 2 एलिमेंट सबसेट की बात करेंगे, सारे सबसेट की बात नहीं करेंगे। ऐसे सबसेट की बात करेंगे जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, और ऐसे सारे सबसेट की बात करेंगे जिसके अंदर 2-2 एलिमेंट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि एल और जी अगर हर 2 एलिमेंट सबसेट के लिए एग्जिस्ट करता है, तभी वो लैटिस होगा। कौन? पोसेट। ए पोसेट इज सेड टू बी ए लैटिस इफ एवरी 2 एलिमेंट सबसेट विल कंटेन एल एंड जी। तो 2 एलिमेंट के हर एक 2 एलिमेंट के सबसेट के लिए अगर कोसेट के पास एल या जी है, मतलब कैलकुलेट करने पे आंसर आना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आना चाहिए, तो आपका वो पोसेट लैटिस हो जाएगा। अब पोसेट को रेफर किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई पूछ लेता है क्या लैटिस के अंदर भी रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो यस, क्योंकि पोसेट ऑलरेडी होता ही होता है। पोसेट के बाद बात आगे बढ़ती है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, उसी चीज़ को डिफाइन किया गया है कि एक्स, ये आपका जो सिंबल होता है, ये आपका एल कैलकुलेट करने के लिए होता है। कैसे? ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, जान लीजिए कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इस नाते समझ लीजिए अगर ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है, तो वो एल कंप्यूट करने का सिंबल है, और नीचे की तरफ खुला हुआ है तो जी कंप्यूट करने के लिए है। लोअर, उसमें जी में ग्रेटेस्ट लोअर आता है इस वजह से, और उसमें एल में अपर आता है, वहाँ से आप किसी तरह से उसको रिमेंबर कर सकते हैं। रही बात इसको पढ़ते क्या है, ये एक्स एल आप एक्स वाई, और उसी को यहाँ पे उसी ऑर्डर में उसी तरह से लिख दिया गया। अच्छा ध्यान से देखिए, सेट फॉर्म में लिखा गया। सेट मतलब क्यों? क्योंकि सबसेट है, सबसेट भी सेट करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। एल वाले को पढ़ते क्या? रीड एज ज्वाइन ऑफ एक्स एंड वाई। और जी को क्या पढ़ते हैं? रीड करते हैं मीट ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि ज्वाइन ऑफ एक्स एंड वाई, और इसको मीट ऑफ एक्स एंड वाई, और मीट ज्वाइन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स वाई। तो कुल मिला जुला के ये कहने का मतलब है कि 2 एलिमेंट के सबसेट की बात होगी। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, एक कोई भी अगर वर्टिकल चेन होगा, यानी कि टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा, क्योंकि टोटल ऑर्डर रिलेशन का जो हैश डायग्राम बनता है वर्टिकल चेन, वो डेफिनेटली लैटिस होता है। आँख मूंद के लैटिस बोल दीजिए, क्योंकि वहाँ हर 2 एलिमेंट के सबसेट का निश्चित तौर पे एल भी होगा, जी भी होगा। कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं जब लैटिस पढ़ लेंगे उसके बाद। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आप लैटिस दिया गया है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो लिखा गया है कि अगर आप ए और बी का एल कंप्यूट करेंगे तो बी आएगा, जबकि ये शर्त लिखा गया है कि ए प्रीसीड टू बी। तो ए, अच्छा, इफ आई डबल एफ लिखा गया है, अगर ये बात सही है तो इधर की बात सही होगी, अगर लेफ्ट वाली बात सही है तो राइट वाली बात सही होगी, क्योंकि आई डबल एफ का मतलब यही होता है। अच्छा, कैसे ये प्रूव कर, मान लो दिमाग में हम कन्विंस नहीं है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप देखिए अगर ए प्रीसीड कर रहा है बी को, तो कैसा हैश डायग्राम में क्या पोजीशन होगा? ए नीचे होगा, बी ऊपर होगा, सीधी सी बात है। तो ए के अपर बाउंड में अगर आप बात करें तो कौन कौन आएगा? ए आएगा, बी आएगा, और बी के अपर बाउंड में कौन आएगा? बी आएगा। जो नोन है केवल उसी पे देखिए, उसके ऊपर और क्या है क्या नहीं उसके बारे में छोड़ दीजिए। ए और बी 2 एलिमेंट अभी आपके पास नोन है, उन्हीं पे फोकस करना है। तो एल ऑफ ए बी में कौन आया, या अपर बाउंड ऑफ ए बी में कौन आया? कॉमन यही बना, दोनों दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है? बी। तो अपर बाउंड में केवल बी आया, और जब सिंगल एलिमेंट आया तो वही आपका एल भी हो गया, इसी नाते यहाँ पे बी लिखा गया है। फिर ऐसे ही ये
अगर आप GLB ऑफ ए बी करेंगे और शर्त वही है, शर्त नहीं चेंज हो रही है, तो आप देखिए अभी बताए थे कि ए नीचे है बी ऊपर है, क्योंकि ए प्रीसीड बी दिया गया है। तो ए के लोअर बाउंड में कौन आएगा? ए के लोअर बाउंड में नीचे क्या क्या है पता ही नहीं, तो उसके बारे में मत सोचिए, जो आपको दिखाई दे रहा सिर्फ वहाँ तक फोकस करिए। तो ए के लोअर बाउंड में सिर्फ आएगा ए, और बी के लोअर बाउंड में कौन आएगा? बी भी आएगा और ए भी आएगा, क्योंकि बी के नीचे कौन है? बी ए भी ए है, तो बी तो खुद आएगा ही आएगा, ए भी आ जाएगा। लेकिन इन दोनों पे कॉमन कंसेंट किस पे बनेगा? ए पे। अगर आप LUB ऑफ अपर बाउंड ऑफ ए और बी लिखेंगे, इंडिविजुअली ए में तो ए आया, इंडिविजुअली बी में ए भी आया, लेकिन दोनों मिला के अपर बाउंड में कौन आएगा? जो दोनों में कॉमन होगा, ए आया। फिर अगेन आपको सिंगल एलिमेंट मिला, जब सिंगल एलिमेंट मिला तो ये GLB हो जाएगा। तो ए और बी का GLB क्या होगा? ए होगा इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी लिखी गई है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। जैसे ये जो शर्त अभी तक दोनों में था, उसी शर्त के लेफ्ट साइड को यहाँ पे एज ए शर्त बना के लिख दिया गया है, मतलब ऊपर वाले को, पहले वाले कंडीशन के जो लेफ्ट साइड का चीज़ है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? इनडायरेक्टली इसका मतलब यही हुआ, ए इज प्रीसीडिंग टू बी। तो अब जब इनडायरेक्टली वही हुआ, तो ये वाली बात जो सेकंड पॉइंट में लिखी गई, सेकंड पॉइंट से मैच कराइए, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टीज हो जाएगा। इस वजह से ए बी के GLB में ए आ जाएगा। अब ये देखिए कि इफ कंडीशन हमेशा ध्यान रखने से IFF कंडीशन कि अगर लेफ्ट की बात ट्रू है तो राइट की बात ट्रू होगी, अगर राइट की बात ट्रू है तो लेफ्ट की बात ट्रू होगी। इसी नाते यहाँ पे भले ये लिखा गया है, लेकिन इस चीज़ को आप मैच कराएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लेफ्ट पार्ट से, तो आप राइट पार्ट से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही ये लेफ्ट पार्ट से आप मतलब ये चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी जैसा हो जाएगा, सेम टू सेम। सेकंड और थर्ड में कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो ये तो प्रॉपर्टी थी। और चौथी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू लैटिसेस इज आल्सो ए लैटिस। जैसे आप पोसेट के बारे में पढ़े थे कि पोसेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही पढ़े थे, जैसे A क्रॉस B, दो सेट को आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो जो रिजल्ट आता वो भी एक सेट ही होता है, बस अंतर क्या होता है? A और B जो सेट थे उसमें जो एलिमेंट्स थे वो सिंगल कंपोनेंट वाले थे, एक ही कंपोनेंट। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है? वो भी एक सेट है, लेकिन उसमें क्या है? दोनों जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि हर एलिमेंट के अंदर दो दो कंपोनेंट है। ठीक उसी तरह से जब आप लेक्सिकोग्राफिक आर्डर और प्रोडक्ट आर्डर पढ़े तो उसमें आप देखे थे, एक पोसेट आपने यस लिया था और एक पोसेट आपने टी और ऑपरेटर 2 के साथ लिया था। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आपने किया तो आपको एक नया आपका पोसेट बन गया था, जिसको हम प्रोडक्ट ऑर्डर बोलते हैं, यस क्रॉस टी। और इन दोनों के कॉमन इफेक्ट वाला सिंबल बनाया था ये चीज़, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर कहने मतलब ये भी एक पोसेट के कैरेक्टरिस्टिक को भी फॉलो करेगा। और दूसरी चीज़ ये है, प्रोडक्ट ऑर्डर मतलब रहेगा ही, लेकिन पोसेट की कैरेक्टरिस्टिक को जरूर फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, अब दो लैटिस ले लिए, L1 कामा दिस और L2 कामा दिस। अब इनका अगर आपने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से करेंगे, L1 L2 को क्रॉस कर देंगे तो आपको जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो L1 क्रॉस L2 से मिलेगा। और इन दोनों ऑपरेटर के कॉमन इफेक्ट को बताने वाला हमारा ये हो जाएगा, मान लीजिए। तो ये L1 L2 जैसे लैटिस था इंडिविजुअली, वैसे ये भी एक लैटिस बन गया, बस प्रोडक्ट टाइप का लैटिस बन गया। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उस एग्जाम्पल को मतलब पता करना है क्वेश्चन के अंदर कि वो लैटिस है कि नहीं लैटिस है। तो मैं कुछ अभी एग्जाम्पल डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी और भी एग्जाम्पल मैं बाद में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये आपका पहले ही एक लाइन लिखी गई थी कि अगर कोई चीज़ वर्टिकल चेन है, कोई हैश डायग्राम वर्टिकल चेन जैसा दिख रहा है तो आपका डेफिनेटली लैटिस होगा। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट मैं दिखाया था आप लोगों को कि एवरी वर्टिकल चेन, यानी कि कोई भी टोटल ऑर्डर रिलेशन है तो लैटिस होता है।
तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। लेकिन कैसे ये पता चलेगा कि वो लैटिस है, तो इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि चूँकि हमें हर पेयर के लिए पता करना है कि एलयूवी है कि नहीं है, एलयूवी और जीएलवी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बेस्ट तरीका होता है आप मैट्रिक्स बना लीजिए। एक एलयूवी के लिए मैट्रिक्स बना लीजिए और एक जीएलबी के लिए मैट्रिक्स बना लीजिए। तो एलयूवी का जब कंप्यूट करेंगे तो आप एलयूवी वाला सिंबल यूज़ करिए, जीएलबी कंप्यूट करेंगे तो जीएलबी वाला सिंबल आप यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि रो और कॉलम का नाम कुछ रखना होता है, तो रो और कॉलम आपका जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं हैश डायग्राम के अंदर, उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो कॉलम नंबर 1 हेडेड बाई ए, कॉलम नंबर 2 हेडेड बाई बी, कॉलम नंबर 3 हेडेड बाई सी एंड डी, फोर्थ कॉलम। ऐसे रो का भी नाम रख दिया आपने ए बी सी डी, कॉलम रो नंबर 1 हेडेड बाई ए, रो नंबर 2 हेडेड बाई बी एंड सेम वे सी एंड डी। अच्छा, कभी भी आप जब बनाइए तो जो सीक्वेंस यहाँ लिखिए वही सीक्वेंस यहाँ भी लिखिए। सीक्वेंस में अल्ट्रेशन मत करिए, कंपैरिजन करने में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसका फ़ायदा भी रहता है। आप रैंडम ऑर्डर में कभी मत लिखिए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आप रैंडमली लिखे हैं तो चेक करने में एग्जामिनर को दिक्कत होती है, एग्जाम में इरिटेट हो गया तो नंबर काट लेगा। तो यहाँ पे अब आप कंप्यूट करेंगे जब एलयूवी जीएलबी कैसे कंप्यूट होगा। एलयूवी जीएलबी कंप्यूटेशन का प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता दिया गया। अच्छा हाँ, एंट्री के बारे में देखिए, यहाँ पे जो ये एंट्री है क्या है, ये एलयूवी ऑफ ए कामा ए है, एलयूवी ऑफ ए कामा ए है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि जब आप सबसेट बनाते हैं उस सबसेट के अंदर मतलब जो क्या कहते हैं दो एलिमेंट का सबसेट, दो एलिमेंट का सबसेट, वहाँ पे आप देखते होंगे कि यार अगर ए बी सी है हमारे सेट के अंदर तो कभी भी आप कोई एलिमेंट रिपीट करके सबसेट नहीं बनाए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक स्पेशल केस दिख रहा है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या करना है, ए कामा ए लिखा गया है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों एलिमेंट सेम है, कौन सी उसमें दिक्कत है आप देखिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, डी कामा डी वाले जो सबसेट हैं वो आपके डायगोनल पे दिखेंगे। बाकी सबसेट कैसे दिखेंगे, जो रो पहले नाम लिया जाता है वो ये क्या है, ये ए कामा बी वाला सबसेट है जिसमें एक एलिमेंट ए है दूसरा बी है। ये कौन सा ए कामा सी वाला, ऐसे ये बी कामा ए है, बी कामा बी का है, बी कामा सी का है, बी रो से और सी कॉलम से। ऐसे ही ये जो है बी कॉमा डी के लिए है, मतलब रो वाला नाम पहले पढ़िए कॉलम वाला नाम बाद में पढ़िए, ऐसे यहाँ पे भी है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ए कॉमा ए के एलयूवी की बात करें तो इस डायग्राम में देखिए एक ही एलिमेंट है भाई, ए और कामा ए लिखा गया, एक के बारे में विचार कर लेंगे दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो ए के लोअर बाउंड में कौन है, कोई नहीं है, खुद ही है बस, ए के नीचे कोई है नहीं, और हर एलिमेंट अपने आप को प्रीसीड सक्सीड करता है। तो आपको अगर प्रीसीड की ज़रूरत है तो ए कम से कम मिल गया। एलयूवी आप अगर कंप्यूट करेंगे तो उसमें केवल अगर आप अपर बाउंड की बात करिए, एल को भी छोड़ दीजिए, लिस्ट अपर बाउंड को, लिस्ट को छोड़ दीजिए, अपर बाउंड अगर आप देखेंगे तो ए कामा ए में ए ही आएगा। अब लिस्ट अपर बाउंड सेलेक्ट करने जाएंगे, क्योंकि अपर बाउंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया तो ये आपका लिस्ट अपर बाउंड हो गया, तो इसी नाते यहाँ पे एंट्री ए कर दी गई है। ऐसे ए बी का अगर आप देखेंगे तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, ए के लोअर बाउंड अपर बाउंड में कौन है, ए के अपर बाउंड में, अच्छा हम शायद लोअर बता दिए थे लेकिन अपर बाउंड ही पहले हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, अपर एलयूवी कंप्यूट कर रहे हैं तो अपर बाउंड आपका देखना रहेगा। इसी नाते मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर इस पॉइंट के एलिमेंट का एंट्री करना है, मतलब ए कामा ए के एलयूवी को आपको कंप्यूट करना है, एलयूवी ऑफ ए कामा ए, तो ए का अगर अपर बाउंड हम बात करें तो ए के ऊपर देखिए सब आ जाएंगे, ए आ जाएगा, बी भी, ए क्यों आया, क्योंकि वो अपने आप को सक्सीड करता है। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, भले ही आपको 4 मिल गए। ए कामा ए के अपर बाउंड में आपको ए बी सी डी चारों मिल गए। अब ए बी सी डी अगर आपको चारों मिल गए तो इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबको प्रीसीड कर रहा, ए है, तो इसी नाते ए आपका एलयूवी हो जाएगा, ए कामा ए का एलयूवी में सिर्फ ए आएगा, इसी नाते यह ए यहाँ पे एंट्री की गई है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर ए कामा बी की बात करें, यहाँ पे एंट्री कैसे आएगी, जब आप एल यू बी ऑफ ए कामा बी कंप्यूट करेंगे तो इंडिविजुअली अगर ए के ऊपर देखें तो ए बी सी डी सब मिल गया। अब बी के अपर बाउंड में को मिलेगा बी सी डी, तो कॉमन कौन होगा, बी सी डी। अब बी सी डी अगर आपको मिल गया अपर बाउंड में, तो इसमें लीस्ट कौन है, बी होगा, क्योंकि सीधा है तो वर्टिकल चेन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है बी सबसे नीचे है, तो इसी नाते यहाँ पे बी आ गया। ऐसे ही सेम सिचुएशन से आपका सी आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी अगर ए सी की बात करें, एल यू बी ऑफ ए सी, मतलब ऐसे लिख दे रहे हैं आप इस तरह से, ए सी का एल यू बी मतलब आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, बताया गया है। तो ए के अपर बाउंड में तो ए बी सी डी सब आएगा और सी के अपर बाउंड में सी डी आएगा, तो कॉमन कौन होगा, सी डी। अब सी डी पता चल गया अपर बाउंड में, लेकिन आप देखिए सी डी में कौन दोनों को प्रोसीड कर रहा है, सी, इस नाते यहाँ पे सी लिखा गया है। इसी तरह से डी मिल जाएगा, तो वर्टिकल चेन के कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। और लोअर बाउंड तो सारी जगह कुछ ना कुछ एंट्री मिल गई, ये सब जगह कुछ ना कुछ एंट्री मिल गई। अब अगर हर जगह एंट्री मिल गई तो इसका मतलब अभी चांस पूरा है कि ये लैटिस हो जाएगा। अगर एक भी जगह छूट जाता है, इसमें से कोई एक ऐसा सेल होता, कम से कम एक सेल अगर छूट गया तो लैटिस नहीं होगा। आगे आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत, तब जीएलवी कैलकुलेट भी मत करिए, जैसे ही आपको ब्लैंक मिला आप स्टॉप कर दें, बशर्ते आप सही सही कैलकुलेशन किए हो, या नहीं कि गलती से आपको पता चल रहा है कि गलत कर गए और पता चल रहा वहाँ कुछ नहीं मिला। तो उस दुविधा हो तो पूरा कैलकुलेट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। एल ई बी कैलकुलेट कर दीजिए, जी एल बी, कम से कम एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ कैलकुलेट तो करने आ रहा है, भले कहीं मिस्टेक हो गया हो। अब इसी तरह से जीएलबी जब आप कंप्यूट करेंगे तो पहले ए कामा ए के बारे में सोचिए। अभी तो शुरू में हम बता ही रहे थे, पहले लोअर बाउंड ही कैलकुलेट कर दिए थे। तो ये ए के लोअर बाउंड में कौन आएगा, कोई नीचे है ही नहीं, तो ए ही सिर्फ अपना ही अस्तित्व बचा, मतलब अपने खुद को ही रख सकता है। तो ए में केवल ए आएगा, और जब एक ही एलिमेंट आया तो वही आपका जीएलबी भी हो जाएगा। ऐसे ए बी के बारे में देखिए, बी के नीचे कौन है, बी, एक तो बी को प्रोसीड करने वाला बी है और नीचे वाला ए है, लेकिन ए में ए सिर्फ है, कॉमन कौन हुआ, ए, इसी नाते ए आ गया। ऐसे सब में देखेंगे, सी ए में भी, ए सी में भी ए आएगा, ए डी में भी ए आएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है, आप चाहे एल यू बी कंप्यूट करिए चाहे जी एल बी करिए, ये वाला रो और ये वाला कॉलम सेम टू सेम होता है, इधर से कॉपी करिए और सीधा ऐसे पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए दूसरा रो आप कंप्यूट करते हैं, दोनों के लिए, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से अब मान लीजिए पहला रो कंप्यूट किए तो ये वाली लाइन आपकी फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फिल हो जाएगी। अब आपको कितना कंप्यूट करना है, सिर्फ इतना कंप्यूट करना है, बी सी डी वाला हिस्सा कंप्यूट करना है। फिर जब ये कंप्यूट हो गया तो ये भी आइडेंटिकल होता है, जो भी यहाँ कैलकुलेशन आया वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अभी देखिए मैच कराइए, अगर आप इस चीज़ को मैच कराएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी यहाँ पे भी लिखा हुआ और ए बी सी डी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फिर दूसरे वाले में देखिए बचे हिस्से में बी सी डी, फिर सी डी और सी डी, और लास्ट में अकेला है। तो ये आपको जान लीजिए कि पूरा टेबल पूरा नहीं भरना रहता है, आधा टेबल आप कैलकुलेट करिए, आधा टेबल ऑटोमेटिकली भर जाता है, चाहे एल यू बी कंप्यूट करें चाहे जी एल बी कंप्यूट करें। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव ला होता है और कोई बात थोड़ी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब आप इधर से जब कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए बी, ए कंप्यूट किए, ए बी कंप्यूट किए, ए सी कंप्यूट किए, ए डी कंप्यूट किए, और वही चीज़ अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ए, ये वाला ए है और ये वाला क्या है, बी कामा ए है, ये वाली चीज़ हो जाएगी बी और ज्वाइन ए। तो ऐसे ही यहाँ पे सी ए हो जाएगा, मतलब कम्यूटेटिव ला की तरह से, इसमें कम्यूटेटिव ला होल्ड भी करता है। तो इस नाते आप समझिए कि अगर यह रो एंट्री कर दिए तो ये कॉलम में एंट्री हो गया। फिर बचे हिस्से में देखिए, इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इस हिस्से कंप्लीट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, और लास्ट में तो जैसे ही कंप्लीट करेंगे भरी है गई। और यही हाल जीएलबी में भी है। तो जीएलबी वाले टेबल में, तो जीएलबी वाले टेबल में
अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड कैलकुलेट करना ऑलरेडी सिखा दिया है। एक आध एंट्री आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या एंट्री है, ये है बी और सी का GLB। तो बी का लोअर बाउंड कौन आएगा, बी के लोअर बाउंड में आएगा BA और सी के लोअर बाउंड में आएगा CBA। कॉमन कौन हुआ, BA। अब इसमें BA के अंदर कौन ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सबको सक्सीड कर रहा हो, तो BA में जाहिर सी बात है BA से ऊपर है B ही रहेगा, इसी नाते इस जगह पे एंट्री B की गई है। तो आपको ये टेबल फिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, खासकर वर्टिकल चेन के सिचुएशन में। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तब दिक्कत होता है। जैसे ये अगर करना हो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा है, मान लीजिए A लिखा है, A करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये आपका है तीसरा पार्ट, तीसरा एग्जाम्पल है वो इस वाले में, इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसी नाते मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। लेकिन जो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है उसमें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये दोनों तो आपके लैटिस हैं, ऊपर वाले ये तीनों लैटिस हैं, लेकिन या कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, पहला तो लैटिस है ही क्योंकि इसमें सब एंट्री हो गया है, लेकिन चेक कर लीजिएगा लैटिस है कि नहीं है, ट्राई योरसेल्फ मैं इसी नाते लिख दिया। लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, या जहाँ इजीली आप पता कर सकते हैं कि लैटिस है कि नहीं है। वैसे इस केस में तो लैटिस नहीं है, क्योंकि EG का जब आप LUV कैलकुलेट करेंगे तो आपको डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगा। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगा, क्योंकि जो है LUV ऑफ E कामा G ये डेफिनेटली डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगा। मतलब आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं इस बात को, कभी MCQ टाइप का क्वेश्चन किसी एग्जाम पूछा गया तो बता सकते हैं। बाकी आप प्रोसेस टेबल बना के करिए। देखिए E के अपर बाउंड में कौन आएगा, सिर्फ E आएगा, क्योंकि E के ऊपर कुछ नहीं है। G के अपर बाउंड में कौन आएगा, G आएगा। अब आप दोनों के कॉमन अपर बाउंड में देखेंगे E और G के, तो कुछ नहीं मिलेगा, 5। और जब कुछ मिला ही नहीं, अपर बाउंड भी नहीं मिला, तो कहाँ से उसमें आपको LUV मिलेगा। तो इस नाते यहाँ पे भी 5 मिलेगा। जब 5 मिलेगा तो आप देखिए कहाँ कहाँ आपको टेबल के अंदर ब्लैंक एंट्री मिलेगी, E वाले रो और G वाले कॉलम के नीचे एक तो एंट्री आपको 5 मिलेगी, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ ब्लैंक मिलेगा। ऐसे ही G वाले रो और E वाले कॉलम के नीचे आपको ब्लैंक मिलेगा, दो जगहों पे आपको ब्लैंक मिलेगा। हमको तो एक ब्लैंक ही मिल जाए काफ़ी है, एक अब मिलेगा तो दो मतलब पेयर में ही मिलेगा, क्योंकि टेबल सिमेट्रिक होता है। तो इस वजह से दो दो जगह आपको ब्लैंक मिल जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि फाइंड आउट इट इज़ लैटिस और नॉट, या प्रूव दैट इट इज़ लैटिस और नॉट, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो अब क्वेश्चन के मार्क्स पर डिपेंड करता है कितना कंटेंट लिखना है। टेबल बना दीजिए, अगर ज़्यादा मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आया तो बहुत आसान है, सीधा आप लिख देंगे LUV ऑफ E कामा G डज नॉट एग्जिस्ट, या 5 ही लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, या LUV ऑफ G कामा E, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा कि लैटिस नहीं है। लेकिन आप लैटिस होने की शर्त भी देंगे। लैटिस का जो डेफिनेशन है, ए पोसेट इज सेड टू बी लैटिस इफ एवरी 2 एलिमेंट सबसेट हैव LUV एंड GLB बोथ। तो LUV और GLB दोनों होना चाहिए। अब GLB भले हो, LUV नहीं है तो फेल हो गया, लैटिस नहीं है। या GLB नहीं है, LUV है, तब भी फेल हो गया। आपको तो दोनों टेबल के अंदर कहीं पे भी एक एंट्री ऐसी मिल गई, एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे एंट्री नहीं है, तो फेल हो जाता है। और जब भी मिलेगा एक नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, इस तरह पेयर में ही मिलेंगे। क्योंकि जो जगह अगर AC के लिए टेबल में जगह है तो CA के लिए भी जगह होगी, तो दोनों जगहों पे वही चीज़ मिलेगी। तो आप कभी भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इसको देख के तो लग रहा है कि ओपन था ऊपर से स्नाते ऐसा हुआ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत बनाइएगा, फेल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर आप LUV इस क्वेश्चन के अंदर टेबल बनाएंगे, तो इस तरह का टेबल बनाएंगे तो कितने रो कितने कॉलम, ABCDEF, आपके टोटल जो है कितने करेक्टर हैं, 6 करेक्टर। तो 6 बाई 6 की मैट्रिक्स बनेगी, ऐसे 6 बाई 6 की मैट्रिक्स यहाँ भी बनेगी।
लेकिन ये लैटिस है नहीं। लैटिस क्यों नहीं है, मतलब आप प्रूफ डेट करने का आएगा, ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो लैटिस का डिफिनीशन लिखिए, एक टेबल भी बनाइए। टेबल आप ABCDEF इधर भी बढ़ा लीजिए और ABCDEF इधर भी कर लीजिए। ऐसे इधर इस GLP वाले टेबल में भी आपका EF बढ़ जाएगा और EF बढ़ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए। हालांकि पता है कि ये लैटिस नहीं है, तो क्यों लैटिस नहीं मैं वो डिस्कस सीधे कर दे रहा हूँ कि आप देखिए, जब BC का अगर अपर बाउंड आप कंप्यूट करिए, UB ऑफ BC, अभी LUB नहीं कंप्यूट कर रहे हैं, BC UB आप अपर बाउंड कंप्यूट कर रहे हैं, तो B के अपर बाउंड में B के अपर बाउंड में कौन कौन है? B के अपर बाउंड में है B खुद, E, D और F। ध्यान दीजिएगा, B, E, D, F। ठीक इसी तरह से E में देखिए, C में देखिए, C में कौन आएगा? एक C खुद आएगा, C आएगा खुद, और D आएगा, फिर E आएगा, फिर F आएगा, C, D, E, F। तो कुल मिला जुला के ये हुआ कि BC के अपर बाउंड में EDF आ गया। कौन आ गया? EDF। अब इनके बीच में आपको चुनाव करना है कि कौन लिस्ट है। तो लिस्ट जब चुनने जाएंगे तो वही पुरानी बात जो मैंने बताया था कि पहले ये देखेंगे, मान लीजिए आपका दिमाग गया E हो सकता है, तो E का क्या बाकी सबसे रिलेशन, पहले यही चेक कर लीजिए। पता चल रहा है E और D के बीच में रिलेशन नहीं है, सेम लेवल पे है, तो फेल हो गया E। उसी तरह से D भी फेल हो जाएगा और F का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि F तो आपका ऊपर है D और E से। हमें चुनना है ऐसे एलिमेंट को जो बाकी दो को प्रीसीड करे। तो इस वजह से यहाँ पे UB होते हुए भी आपका LUB नहीं है। तो LUB ऑफ BC डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिखेंगे LUB ऑफ BC इज 5। तो एक एंट्री आपको टेबल के अंदर, दो एंट्री मिल गई, एक B कॉलम के नीचे और C रो के सामने। इस जगह पे आपको एंट्री ब्लैंक मिलेगी। ठीक उसी तरह से आपका B रो के सामने और C कॉलम के नीचे, तो जब भी मिलेगा पेयर में ही। तो ये दो एंट्री तो आपको कंफर्म दिखाई दे रही, तो आपको तो एक भी एंट्री मिल जाती ब्लैंक, तो वो लेटिस नहीं होता। ऐसे ही अगर मान लीजिए DE का GLB ही कंप्यूट करने जाते, तो लोअर बाउंड में देखिए D के लोअर बाउंड में कौन आएगा? एक तो D खुद आएगा, B आएगा, C आएगा और A आएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, D के लोअर बाउंड में D, B, C, A आया। और E के लोअर बाउंड में कौन आएगा? जो जो उससे नीचे जाने कनेक्टेड है। E आएगा, एक खुद है, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर आपका C भी आ जाएगा। तो कॉमन कौन हुआ? BCA। BCA मतलब, अब आपका देखिए कि फिर वही समस्या फिर आ गई। BCA याद रखिएगा, BC आया था, मैं लिख दे रहा हूँ BCA। किसके आया था? किस चीज़ की वैल्यू आई थी? अब लोअर बाउंड ऑफ D कामा E में, D कामा E के लोअर बाउंड में आपका BCA आ गया। अब इसमें सिलेक्शन करना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सबको सक्सीड करे। और मान लीजिए आपका दिमाग गया B हो सकता है, तो B C, अब B को चेक करेंगे, पहले यही चेक कर लीजिए रिलेशन है कि नहीं है। चुनाव तो बाद में, प्रीसीड सक्सीड की बाद में बात होगी। B C के बीच में रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो B C के बीच में जब रिलेशन नहीं, तो B बेचारा फेल हो गया। यही हाल C के साथ भी हो जाएगा। और A हो नहीं सकता है, क्योंकि A तो हम सक्सीड करने वाले एलिमेंट को चुन रहे हैं कि जो B, और अगर माने A पे बात जा रही है तो A B C को सक्सीड कहाँ कर रहा है? प्रीसीड कर रहा है, वो भी फेल हो गया। तो लोअर बाउंड भी आपका GLB जो है, जब लोअर बाउंड नहीं है तो GLB कहाँ से रहेगा? GLB ऑफ DE डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। ये भी आएगा और ED भी तब आएगा, पेयर में जब भी आते हैं, पेयर में आते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो इस वजह से आपको चार चार चीज़ दिखाने को मिल जाएगा। तो कंटेंट आप जो है लिखना आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा तो उसके बाद लिखने का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन लैटिस नहीं है। बाकी ये तो लैटिस स्पष्ट है। यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं क्विक किसी वीडियो में बता दूंगा, बाकी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो 5 गुणे 5 की मैट्रिक्स बनेगी इसके लिए,
फिर ऐसे ही 5 × 5 की मैट्रिक्स बनेगी इसके लिए। तो 25 एंट्री आपका यहाँ पे बनेगा और 25 एंट्री यहाँ पे बनेगा। तो इस वजह से ऐसे रफली नहीं बताया जा सकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे